नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आदित्य मिश्रा अपने चैनल शिक्षा संगम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, उसके विषय में हम 5 मिनट में फटाफट उसको रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से ज्यादातर लोग शुरू करते हैं, लेकिन कल जो मैंने आप सभी को बेसिक चीजें बताई थी, आज भी एक टॉपिक है बेसिक विसरण और परासरण। याद रखेंगे थोड़ा सा, विसरण और परासरण बताने के बाद में कोशिका शुरू करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था कि जो बायोलॉजी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बायो धन लॉगस। बायो का अर्थ होता है जीवन और लॉगस का मतलब होता है अध्ययन। तो जीवन का जो अध्ययन होता है बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, और जो बायोलॉजी शब्द है इसके अंतर्गत समस्त जीवों का अध्ययन कहलाता है बायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी को, जो है बायोलॉजी का अगर पूछा जाए जनक कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो लैमार्क एवं ट्रेवेरेनस नामक वैज्ञानिक ने किया। इतने पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं जो अरस्तु थे, इन्होंने समस्त जीवों को दो जगत में विभाजित कर दिया। कौन कौन से, एक जंतु और एक पादप। तो जो जंतु थे उसको कहा इन्होंने जंतु विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जूलॉजी, और दूसरा हमारा क्या था, पादप। तो पादप को क्या कहते हैं, बॉटनी। अब जंतु विज्ञान के जनक पूछा जाए कौन है, तो अरस्तु है। अरस्तु की पुस्तक कौन सी है, तो हिस्टोरिका एनिमिलियम है। अगर पूछा जाए पादप विज्ञान, तो पादप विज्ञान मतलब बॉटनी, बॉटनी के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टस। इनकी पुस्तक कौन सी है, तो हिस्टोरिका प्लांटेरम। प्लांट का मतलब होता है पौधा, और जैसे ही प्लांटेरम लग जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, थियोफ्रेस्टस की पुस्तक। बोलिए बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद में हमने ये चीज बताई थी कि जो जंतु थे, पादप थे, उनका विभाजन हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो कैरोलस लिनियस हमारे वैज्ञानिक थे, कौन थे, कैरोलस लिनियस। इन्होंने, अगर पूछा जाए आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया, तो कैरोलस लिनियस ने। इन्होंने जितने भी जीव हैं उनको उनको जो है दो स्पीशीज में उनको बांटा। जैसे प्रथम पद उसके वंश को तथा द्वितीय पद उसकी जाति को दर्शाया है। पहला जो होता है उसके वंश को, दूसरा उसकी जाति को। जैसे होमो सेपियंस, तो होमो का मतलब क्या होता है कि उसके वंश को बताया, और सेपियंस का मतलब क्या होता है, जाति को बताया। इसी तरीके राना टिग्रीना मेढक का होता है वैज्ञानिक नाम, ये सब पूछे गए। तो राना टिग्रीना, राना क्या होता है, तो वंश, टिग्रीना क्या होता है, जाति। क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाए, आम का बहुत पूछा जाता है, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा क्या है, वंश, इंडिका क्या है, उसकी जाति है। इतनी बात बच्चों क्लियर हुई। अगर पूछा जाए कि जो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है वो हमारी क्या होती है, जाति, तो इन्होंने क्या बताया, जैसे कि हमने लिख दिया होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके वंश को बताएगा। दूसरा पद क्या होता है, जाति को। जाति जो है ये आधार, मतलब वर्गीकरण की आधारभूत इकाई। कैसे, जैसा कि हम बिल्ली का लिखते हैं फेलिस डोमेस्टिकस, शेर का हमारा क्या होता है, फेलिस लियो। तो इस तरीके से क्या, फेलिस फेलिस दोनों में समान है, मतलब इनकी जात वंश तो समान है लेकिन जाति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो इस तरीके से हमने ये जान लिया कि जो कैरोलस लिनियस थे इनको द्विनाम पद्धति का जनक भी कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। पूछा जाए द्विनाम जगत पद्धति किसने दिया, द्विनाम पद्धति, तो कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई। बोलिए यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था आर.एच. व्हिटेकर का 5 जगत वर्गीकरण। आर.एच. व्हिटेकर भाई साहब आते हैं और ये समस्त जीवों को 5 जगत में विभाजित करते हैं। पहला हमारा होता है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा प्लांटी, पांचवा एनिमिलिया। जो हमारे सबसे पहला मोनेरा था, बहुत बार पूछा गया है कि एक कोष की प्रोकैरियोटिक जीव किसमें रखे गए, आया हुआ प्रश्न है, तो मोनेरा के अंतर्गत। पूछा जाए एक कोष की यूकैरियोटिक जीव किसमें रखे गए, तो किसके अंतर्गत, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। दो चीजें क्लियर हो गई। पूछा जाए नीली हरी शैवाल किसके अंतर्गत आती है, साइनोबैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन यहीं से पूछता है कॉन्सेप्ट वाइज, ज्यादा रटे हुए क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर एक क्वेश्चन रटा हुआ आएगा पाएगा तो 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आते हैं। क्लियर हो गया। तो नीली हरी शैवाल क्या है, एक कोष की प्रोकैरियोटिक, इसका मतलब मोनेरा। क्लियर हो गया ना सारी चीजें। इसके बाद हमने बात किया तीसरे नंबर पे कवक। कवक क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। तो मृतोपजीवी का मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे या ऐसे पौधे जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी। तो कवक क्या है, मृतोपजीवी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक कोष की कवक का नाम बताओ, बहुत बार पूछा गया। यीस्ट जो होता है एक कोष की कवक होता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि कवक की चर्चा हो गई, पूछा जाए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। फिर इसके बाद में एनीमिलिया।
एनिमिलिया के अंतर्गत समस्त हम जीवों का अध्ययन करते हैं जो जंतु होते हैं, जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं और इनमें हरित लवक नहीं होता। जैसे हम लोगों में हरित लवक नहीं होता है, हमारी कोशिका से मिलकर शरीर बना होता है। तो बहुकोशिकीय मतलब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनी हो, जिसका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना हो, तो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? तो एक कोशिकी, अब जैसे कोशिकाओं से क्या बनता है, ऊतक, ऊतक से क्या बनता है, अंग, अंग से क्या बनता है, अंग तंत्र, अंग तंत्र से क्या बनता है, शरीर। इस तरीके से जो है हमारे शरीर का निर्माण होता है, बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण होता है। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। इसके बाद जब हम पादपों की बात करेंगे तो आज हम कोशिका में आपको पढ़ाएंगे कि पादप क्या होते हैं। तो जब पादप की बात करेंगे तो पौधों की कोशिका भित्ति कई बार पूछा गया किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। किसकी, सॉरी, सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और अगर पूछा जाए कवकों की कोशिका भित्ति तो काइटिन की बनी होती है। इसके बाद में क्या होता है कि पादप जगत, जो हमने प्रोटिस्टा पढ़ाया था, प्रोटिस्टा को हम कितने भागों में बांट करते हैं, 3 भागों में, पादप सम, कवक सम, जंतु सम। जो पादप सम होते हैं इनको हम किसमें बांटते हैं, मतलब एक कोशिकीय होंगे और यूकैरियोटिक होंगे, ऐसे पौधे। तो एक कोशिकीय पौधे जो होते हैं, अब इसको कितने भागों में बांटा गया, पादप सम को 3 भागों में, डायटम, डायनोफ्लैजलेट, यूग्लिना। डायटम, ये डायटोमिक मृदा का निर्माण करते हैं, समुद्र की तलहटी में पाए जाते हैं। इनसे जैसे कि फेशियल, जो लेडीज फेशियल वगैरह करती हैं या जो क्रीम वगैरह यूज करती हैं, ये प्रोडक्ट इसी से बनते हैं। इसमें जो मृदा होती है, डायटम जो होते हैं, ये सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसमें सिलिका डाइऑक्साइड की परत पाई जाती है। और जब डायटम विघटित हो जाते हैं तो डायटोमिक मृदा का निर्माण करते हैं। इसी से जूते की पॉलिश वगैरह सब बनती है, महंगे प्रोडक्ट इसी से बनते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके बाद में पिछली बार टेट में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी 2020 का टेट का प्रश्न है। समझिए कहां से प्रश्न उठाता है, लोग यहाँ तक गौर ही नहीं करते हैं, इसीलिए कहते हैं भैया बायो जो आती है बड़ी हाई लेवल आती है। अच्छे से आप पढ़िए, जरा से भी हाई लेवल पे नहीं आती है। सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हैं, बस उसको थोड़ा सा डिटेल में आपको सिर्फ एक बार समझना है, पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो सिर्फ पॉइंट वाइज है। आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ में जब पढ़ा देंगे, उसके बाद में जब वन लाइनर करवाएंगे ना, बहुत अच्छे से आप करेंगे। देखिएगा आपको याद कैसे कराते हैं। बस आप एक हफ्ते लगातार क्लास लीजिए, उसके बाद में संडे जो है आपका क्विज क्वेरी होगी, तो इतने में आप परेशान मत होइए, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारा, मैंने क्या बताया, डायटम, डायटम के बाद में आता है डायनोफ्लैजलेट। डायनोफ्लैजलेट में क्या होता है कि कुछ इस तरीके के जीव होते हैं ये, और इनमें क्या होता है, इस तरीके से निकले होते हैं फ्लैजिला। जब फ्लैजिला निकले होते हैं तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो पानी की ऊपरी सतह पर चलते हैं, तो इनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन। क्या बोलते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। पिछली बार का क्वेश्चन था फाइटोप्लैंक्टन क्या है, पौधे हैं। बस हो गया। एक कोशिकीय पौधे कौन से हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जो समुद्र की या जो पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद में बात करते हैं यूग्लिना। जब यूग्लिना के बारे में बात होती है तो पूछा जाता है एक कोशिकीय, मतलब यूग्लिना क्या है, तो जंतु जगत एवं पादप जगत के बीच की कड़ी। पूछा जाता है, कड़ी बहुत पूछी जाती है, जंतु जगत एवं पादप जगत के बीच की कड़ी पूछेगा तो बताओगे यूग्लिना। अगर इसी जगह पूछ लेगा कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है, तो वायरस। बताइए बच्चों, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई कि नहीं? क्लियर है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं, छोटी सी चीज है, 2 चीजें देख लेते हैं, विसरण और परासरण। पूरी बायोलॉजी में इसका यूज होगा, इन दोनों टर्मिनोलॉजी का हद से ज्यादा यूज है, पूरी बायोलॉजी इसी पर डिपेंड है। तुमको बताऊंगा कैसे। विसरण और परासरण, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो फटाफट बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं कि विसरण क्या होता है, उसके बाद में हम सेल को शुरू करते हैं। तो विसरण क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस। जो विसरण होता है, तो विसरण में 3 चीजें याद रखना। कोई भी विलयन होता है, कोई भी क्या चीजें होती है, अगर कोई भी विलयन है तो विलयन में 2 चीजें होती हैं। पहला हमारा होता है विलेय, पहला हमारा क्या होता है, विलेय, और दूसरा क्या होता है, विलायक। दूसरा क्या होता है, विलायक। तो विलेय और विलायक को जब हम आपस में मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा विलयन। बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है। अब विलयन क्या होता है, तो जब विलेय और विलायक मिल जाता है, अब पूछा जाए विलेय क्या होता है, तो विलेय क्या होता है कि जैसे मान लो, हमने एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने एक ग्लास ले लिया पानी। क्या ले लिया बच्चों, पानी। तो पानी हमारा क्या है, विलायक। क्या है पानी, विलायक। पानी हमारा क्या हो जाएगा, विलायक। अब उस पानी में हमने क्या किया, 2 चम्मच शक्कर डाल दी, तो शक्कर हमारा क्या हो जाएगा, विलेय। शक्कर हमारा क्या हो जाएगा, विलेय। और जैसे ही ये दोनों मिलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, विलयन। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छी तरीके से। इतनी बात अगर क्लियर हो गई है
तो अब छोटी सी बात ये समझिएगा कि अगर पूछा जाए विलेय क्या है, तो जिसको घोला जाए, तो किसको घोला जाएगा, शक्कर को घोला जाएगा, तो जिसको घोला जाएगा विलेय, और जिसमें घोला जाए तो किसमें घोला जाएगा, पानी में, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, विलायक। क्लियर हो गई, सारा खेल केवल इन्हीं दो चीजों का है इसमें। तो विसरण क्या होता है, अब इतनी बात अगर आप समझ गए तो हम इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है। तो विसरण क्या होता है समझिएगा, एक होता है विसरण और एक होता है परासरण। विसरण और परासरण दो चीजें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो विसरण क्या होता है कि विलायक के अणुओं का, विलायक के अणुओं का, अब याद रखना विलायक क्या होगा, मैंने अभी बताया विलायक होता है पानी। हमेशा याद रखना जो मूवेबल मतलब जो चलनशील अणु होंगे वो विलायक होंगे, कभी विलेय गमन नहीं करता, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी विलेय गमन नहीं करता है, विलायक हमेशा गमन करते हैं। तो विलायक के अणुओं का अधिक सांद्र विलयन से, किधर से बच्चों, अधिक सांद्र विलयन से, अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाना, कम सांद्र विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है बच्चों, बस यही कहलाता है हमारा जो विसरण, क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है, विसरण कहलाता है। बताओ बच्चों यहां तक कोई संदेह है। अब इसमें दो तीन चीजें यूज हो गई, अधिक सांद्र, कम सांद्र, ये क्या होता है, तो सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, सांद्र का मतलब क्या होता है बच्चों, गाढ़ा। जैसे अगर हम कहते हैं पानी और दूध में कौन ज्यादा सांद्र है, तो दूध, दूध और घी में कौन ज्यादा सांद्र है, तो घी। अब कहते हैं घी और डामर में कौन ज्यादा सांद्र है, तो डामर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो कम सांद्र अधिक सांद्र क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो मैंने बताया ना कि अगर पूछा जाए घी से ज्यादा सांद्र क्या है, तो डामर। तो जो चीज जितनी गाढ़ी होगी उतनी सांद्र होगी, बस इतना समझ लो। और जो चीज जितनी पतली होगी वो क्या होगी, उतनी ही डाइल्यूट मतलब कम सांद्र होगी, मतलब तनु होगी, ठीक है। लैब वगैरह में केमिस्ट्री पढ़ोगे, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट का मतलब गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और अगर पूछ लिया जाए डाइल्यूट तो मतलब कम जो सांद्र है, पतला तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अधिक सांद्र विलयन से किसके अणु जाएंगे, पहली चीज किसके अणु जाएंगे, तो विलायक के। किधर से किधर की ओर, तो अधिक सांद्र विलयन से कम सांद्र विलयन की ओर जाएंगे। इसका उदाहरण जो है पूछेगा कैसे, पता है पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो पंडित जी हैं वो एक अगरबत्ती सुलगा देते हैं, क्या है, पंडित जी एक अगरबत्ती सुलगा देते हैं, तो जो पंडित जी जो अगरबत्ती सुलगा है ना, उसकी जो खुशबू जा रही है, उसकी क्या जा रही है बच्चों, खुशबू जो जा रही है। अब वो इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, आप बताओ बच्चा, कौन सी क्रिया हो रही है, विसरण हो रही, परासरण, तो विसरण क्रिया हो रही, कैसे हो रही, जो अगरबत्ती वो ज्यादा गाढ़ी है कि नहीं है, गाढ़ी है। अब बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, वायु है, क्या है, कम गाढ़ा है कि नहीं है, कम गाढ़ा है। तो अधिक सांद्र से किधर जा रहा, कम सांद्र विलयन की ओर। तो अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर जाएगा तो क्या क्रिया होगी, विसरण। अगर दूसरा एग्जांपल देते हैं, हम बढ़िया से एक इत्र की शीशी लेके आए, गुलाब वाली ऐसे खोल के रख दिए। अब अभिषेक पांडे सर क्या कह रहे हैं, आज तो भैया बहुत बढ़िया खुशबू आ रही, क्या बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शीशी है ना, उसके अंदर जो मटेरियल है, इत्र है, अधिक सांद्र है, और जो हवा है कम सांद्र है। अधिक सांद्र से किधर की ओर गई, कम सांद्र की ओर। तो हमारी कौन सी क्रिया हो रही है, विसरण। बताओ बच्चों यहां तक समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। अब जो सबसे ज्यादा पूरी बायोलॉजी में जो सबसे ज्यादा प्रक्रिया होती है वो होती है परासरण। इसको लिख लो, इत्र का महकना, इत्र, या लिख लो अगरबत्ती का महकना। क्लियर हो गया। अब अगर बात कर दी जाती है परासरण की, तो परासरण इसका ठीक उल्टा होता है, लेकिन सिर्फ एक शब्द जुड़ता है, क्या, तो इसमें होता है कि विलायक के अणुओं का, याद रखिएगा हमेशा विलायक के अणु ही
मूवेबल होते हैं तो विलायक के अणुओं का अब इसमें किधर से जाएंगे तो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाना क्या कहलाता है बच्चों? परासरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परासरण कहलाता है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब दो तीन चीजें आ गई। पहली बात तो हम विलायक को समझ चुके हैं क्या होगा, तो हमेशा मूवेबल पार्टिकल किसके होंगे? विलायक के। किधर से किधर? तो कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जाना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। तो यहाँ पे अधिक सांद्र से कम की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर जाएंगे। ये ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल आता है बायोलॉजी में, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा अभी हम बता रहे हैं। तो कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जा रहा है। किसके द्वारा जा रहा है बच्चों? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जब विलायक के कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से जाएंगे तो क्या कहलाएगा? परासरण। जैसे अब थोड़ी सी बातें वो समझते हैं। किशमिश, चना, ये सब आदमी फुलाते हैं ना रात में जब खाते हैं। तो हमारी बात बहुत अच्छे से समझिएगा, हम दैनिक जीवन से देखिए सारी चीजें पढ़ाएंगे, पूरी बायोलॉजी। अब होता क्या है कि किशमिश को हम लेते हैं, पानी में देते हैं डाल। क्या देते हैं? डाल। अब जो कोशिका होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है इसमें, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अभी पढ़ाएंगे हम झिल्ली 4 प्रकार की होती है, अभी उसको भी डिफाइन कर देंगे 2 मिनट के अंदर। फिर सेल पे कदम रखेंगे और धड़ल्ले से एकदम उसको खत्म कर देंगे। तो अब बात करते हैं कि होता क्या है कि कोई भी सेल होती है तो उसमें क्या होता है, जो कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली होती है। अब जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो होती है अर्धपारगम्य। तो होता क्या, समझना हमारी बात। अब जो हमारी बनी है किशमिश, वो बनी है कोशिकाओं से मिलके, बनी है कि नहीं बनी? तो पानी कहाँ जाएगा? कोशिकाओं के अंदर जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, जब इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे समझिएगा, तो हम लोग शाम को क्या करते हैं, पानी में किशमिश देते हैं डाल। अब जैसे ही किशमिश डालते हैं, सुबह देखते हो तो एकदम फूल के बढ़िया अंगूर हो गए। तो अब ये कैसे हो गया, समझने वाली बात है। तो था क्या, पानी क्या है? कम सांद्र है। किशमिश क्या है? उसके अंदर का मटेरियल अधिक सांद्र है। तो कम सांद्र से अधिक सांद्र विलयन की ओर चला गया कि नहीं चला गया पानी? और जो उसकी झिल्ली थी, कोशिका झिल्ली, वो क्या थी? अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य कर रही थी। तो अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर जाना क्या कहलाता है? परासरण। पूछा यह गया है कि एक व्यक्ति किशमिश को पानी में डाल देता है और वह फूल जाती है, इस प्रक्रिया में कौन सी घटना हो रही? विसरण, परासरण, दोनों, इनमें से कोई नहीं बताएंगे, क्या कर लोगे? समझ रहे हो ना हमारी बात? तो परासरण क्रिया हो रही है। दूसरा देखो, यही उल्टा भी हो सकता है। मान लो एक अंगूर ले लें, क्या ले लें? अंगूर। बढ़िया एक कप जो है पानी ले लें और उसमें खूब शक्कर 10, 12, 15, 20 चम्मच डाल के उसको एकदम गाढ़ा गाढ़ा विलयन बना लें। मतलब जो पानी की सांद्रता है वो ज्यादा कर दें, किसकी तुलना में? अंगूर की तुलना में। अब जब हम अंगूर को देंगे उसमें डाल, तो जब अंगूर को डालेंगे तो उसकी सांद्रता क्या अंगूर की? कम है। लेकिन जो पानी है, जो हमने उसमें 20 चम्मच शक्कर डाली, वो तो खूब गाढ़ा गाढ़ा है ना, रबड़ी जैसा। तो अब क्या होगा, जो अंगूर के अंदर का पानी होगा सारा निकाल लेगा बाहर। तो यहाँ पर भी कौन सी क्रिया हो रही? परासरण। क्योंकि अब अंगूर के अंदर की सांद्रता कम हो गई और जो पानी है उसकी सांद्रता क्या हो गई? जो विलयन है उसकी सांद्रता क्या हो गई? ज्यादा हो गई। बताइए बच्चों, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? सारी बात क्लियर हो गया? आइए इसके स्क्रीनशॉट ले लो भैया। कल बच्चों की शिकायत थी भैया स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय नहीं देते हो, और अगर ज्यादा हो जाएगा तो बताया करो, क्योंकि देखिए हम ये चाहते हैं बढ़िया अच्छे से समझाएं
तो बेसिक से लेके चल रहे हैं, इस वजह से कुछ नई चीजें समझानी पड़ रही हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम कि झिल्लियां कितने प्रकार की होती हैं। क्या क्या बात कर रहे हैं, झिल्लियां। ये ऐसे टॉपिक का कोई नहीं पढ़ाता है, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब यही करती हैं, यही टॉपिक ही सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हम आज पढ़ेंगे झिल्लियां कितने प्रकार की होती हैं, मेम्ब्रेन कितने टाइप्स की होती हैं। तो ये बच्चों होती है 4 टाइप्स की। कितने टाइप की होती हैं, तो 4 टाइप्स की होती है, मतलब 4 प्रकार की होती हैं। पहली हमारी होती है परासरण, सॉरी पारगम्य। क्या बोलते हैं बच्चों, पारगम्य। फिर बोलते हैं होती है दूसरी अर्धपारगम्य, अर्धपारगम्य। तीसरी होती है हमारी वर्णात्मक पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य, वर्णात्मक पारगम्य। तीसरी होती है हमारी अपारगम्य। कौन सी होती है बच्चों, अपारगम्य। वर्णात्मक पारगम्य को ही हम क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य, चयनात्मक पारगम्य। यहां तक क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी बात समझिएगा हमारी कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो परमेबल, परमेबल। इसको बोलते हैं सेमी परमेबल, सेमी परमेबल। इसको बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल। ठीक है। और जो अपारगम्य होती है इसको बोलते हैं इम्परमेबल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद में क्या होता है, 2 चीजों का बस इसमें पूरा खेला है। ये चार्ट बना लो, झिल्लियां एकदम क्लियर। पहली चीज हमने अभी बताई थी, या तो विलेय होता है विलयन में, या तो होता है विलायक, या तो होता है विलेय और या तो होता है विलायक। बताओ इससे ज्यादा कुछ होता है, नहीं होता है। कोई भी विलयन, 2 ही चीजें होती हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारी बात बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो विलेय होता है, अगर ये भी चला जाए आर पार झिल्ली से, और अगर विलायक भी चला जाए, ये दोनों आर पार चले जाए जिस झिल्ली से, तो हमारी क्या होती है, पारगम्य। जैसे घर में बढ़िया चाय पत्ती डाल के बढ़िया एकदम चाय बनी और छान दिया, तो शक्कर भी आ गई उसमें, बढ़िया चाय पत्ती का स्वाद भी आ गया, पानी भी आ गया, तो सारी चीजें क्या है, पारगम्य। और हमारी जो कोशिका भित्ति होती है, कौन सी, कोशिका भित्ति, तो वो किसका उदाहरण है, पारगम्य का। क्लियर हुआ। इसीलिए कहते हैं कोशिका भित्ति से सब कुछ आर पार चला जाता है सेल की। दूसरा आता है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य में विलेय के अणु नहीं जाते हैं, केवल किसके अणु जाते हैं, विलायक के। तभी मैंने अभी बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि विलायक के अणुओं का कम सांद्र से अधिक या अंदर मतलब अधिक सांद्र से कम विसरण हो या परासरण किसके अणु केवल जाते हैं, विलायक के अणु। इसीलिए बहुत अच्छे से पॉइंट करके बताया था। तो विलायक के अणु जाते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, तो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। वर्णात्मक पारगम्य में क्या होता है कि दोनों जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ मात्रा में, कुछ कुछ मात्रा में, कुछ मात्रा विलेय। जैसे मान लो विलायक के अणुओं को, जैसे हम वर्णात्मक पारगम्य की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोई विलयन बनाया, उसमें हमने 5 चम्मच शक्कर डाल दी, बढ़िया 1 लोटा पानी डाला, दोनों घोल घाल के बराबर कर दिया। जब इसको हम छानेंगे तो वो 5 चम्मच शक्कर जो डाली उतनी मिठास इसमें नहीं रहेगी, कुछ कम हो जाएगी। पानी की मात्रा भी क्या हो जाएगी, थोड़ी कम छनेगी। तो जब दोनों में से कुछ, या ऐसी झिल्ली होती है कि जो काम की चीज होती है उसको क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, बाकी जो काम की चीज नहीं होती बाहर, सेलेक्टिवली परमेबल। अब क्या होता है, इसका जो उदाहरण होता है मूत्राशय। क्या होता है, मूत्राशय, यूरेटर। और अगर हम बात करते हैं अपारगम्य, तो अपारगम्य का मतलब क्या होता है, ना तो इसमें भैया विलायक के अणु जाए ना विलेय के अणु जाए, मतलब दोनों में से कोई अणु ना जाए। ऐसा किसमें होता है, पॉलीथीन। पॉलीथीन ले लो और उसके अंदर पानी भर लो, तो ना उसमें तुम्हारी शक्कर आर पार निकलेगी और ना पानी निकलेगा। बताओ, चारों पांचों मतलब 4 झिल्लियां क्लियर हो गई एकदम। चलो बच्चों स्क्रीनशॉट मार लो फटाक से। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम क्या है कि आज हम बात करने वाले थे बच्चों कोशिका की। क्या बात करने वाले थे, कोशिका की।
लेकिन समस्या ये है कि वीडियो जो है, अब ये बेसिक चीजें आपकी सारी क्लियर हो गई हैं, यही बस हमको पढ़ाना था। जो 2 दिन था ये बेसिक क्लास थी। जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज होती है अगर बायो में यही नहीं पता होगा तो आप भाषा को पकड़ नहीं पाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई, इस वजह से 2 दिन की बेसिक पढ़ाना बच्चों को बहुत जरूरी था। इसीलिए तो कहते हैं सबसे हमको अलग पढ़ाना है और अच्छे से पढ़ाना है। समझ में तभी आएगा जब ये 2 दिन की क्लास आप ले लेंगे, इस चीज की हम गारंटी ले रहे हैं। अब कल हम कोशिका शुरू करेंगे। वैसे तो आज हम शुरू करने आए थे कोशिका, लेकिन अब जो है कोशिका के बारे में डायग्राम, बकायदा डायग्राम बना के सारी चीजें बायोलॉजी में जितनी भी हम लोग पढ़ेंगे चित्रों के माध्यम से पढ़ेंगे, कोई चीज डायरेक्ट करेंगे। तो आज हम क्या करते हैं कि कोशिका के बारे में कल शुरू करते हैं। कल डायग्राम बनाएंगे, आपको बताएंगे कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने कैसे क्या देखा था। उसके बाद में जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ ने की थी। जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, स्लाइडेन ने किया था। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से जीव द्रव्य की खोज किसने की, पुरकिंजे ने की। ठीक है, जीव द्रव्य किसको कहते हैं, तो प्रोटोप्लाज्म होता है। ये क्या होता है, तो साइटोप्लाज्म। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। ये सारी चीजें कल हम डिस्कस करेंगे एक बार में, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। तो आज हम कुछ ब्रांचेस देख लेते हैं, शाखाएं देख लेते हैं 2 से 3 मिनट की वीडियो में। ये चीजें आप रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं पेपर में आपको मिलेगा, पक्का 1 नंबर टपकना है। तो पहली चीज हमारा आता है एपीकल्चर। एपीकल्चर अगर पूछा जाए एपीकल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो मधुमक्खी पालन का। किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, तो मधुमक्खी पालन का। मधुमक्खी पालन का अगर पूछा जाए मधुमक्खी पालन का जो मतलब अध्ययन है किसके अंतर्गत करते हैं, तो एपीकल्चर के अंतर्गत। दूसरा अगर पूछ ले सेरीकल्चर, क्या है बच्चों, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर में अगर हम बात करते हैं तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है हमारा, इसमें हम रेशम कीट का पालन का अध्ययन करते हैं। रेशम कीट पालन, ठीक है, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं। तो रेशम के कीटों को जो पालन होता है वो किसके अंतर्गत कहलाता है, क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पिसीकल्चर। क्या बात आती है, पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर के अंतर्गत, पिसी का मतलब होता है फिशीज का मतलब मत्स्य, तो मत्स्य वर्ग मतलब इसके अंतर्गत हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। तो मत्स्य का अध्ययन, मत्स्य मतलब मछली, मत्स्य का अध्ययन। यहां तक क्लियर हो गया। तो 3 चीजें आपको याद हो गई। चौथा आपका था माइकोलॉजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है माइकोलॉजी फाइकोलॉजी में। तो माइकोलॉजी क्या है समझिएगा, माइकोलॉजी। अब देखो भैया माइकोलॉजी, इस समय भैया कवक बहुत चल रहा है, कहीं ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। अब ये फंगस ने क्या समझ रखा है, भारत को अपना माइका समझ रखा है। क्या समझना, माइका। तो जो माइका समझ रखा है तो माइका बना लो इसको माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, तो कवकों का अध्ययन। कवक का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन आता है फाइकोलॉजी। ये कई बार पूछा गया है, सीधी सी बात आपको बता रहे हैं, एकदम अच्छे से इसको याद कर लेना। फाइकोलॉजी ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है। तो फाइकोलॉजी हमारा क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। अच्छा, कवक और शैवाल की जो पहला प्यार होता है उसको क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। जो कवक और शैवाल होते हैं इनके मिश्रित रूप को क्या कहते हैं, तो ये आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद में हमारा आता है फाइकोलॉजी के बाद में एंथ्रोलॉजी। क्या होता है हमारा, एंथ्रोलॉजी। तो एंथोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, पुष्पों का अध्ययन। किसका अध्ययन करते हैं, तो पुष्पों का। ठीक है, एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत पुष्पों का अध्ययन करते हैं हम। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पोमोलॉजी, किसकी बात करते हैं, पोमोलॉजी, पूछा गया इंपॉर्टेंट है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, फलों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के बाद में हमारा ये इंपॉर्टेंट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो तो ऑर्निथीन। तो ऑर्निथोलॉजी हमारा क्या होता है, पक्षी का अध्ययन।
पक्षियों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। अगर पूछ लिया जाए फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, एओ ह्यूम को कहा जाता है। कांग्रेस की स्थापना की किसने की? एओ ह्यूम ने की। ठीक है, कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम को कहा जाता है। इतनी सारे पॉइंट मैंने आपको एक बार फटाफट देखे, मैं जीएस से भी आपको कोरिलेट कर देता हूँ बीच बीच में। तो ऑर्निथोलॉजी हमारा क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी कहलाता है हमारा मछलियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी हमारा क्या कहलाता है? तो हमारा इक्थियोलॉजी कहलाता है किसका? मछलियों का अध्ययन। इक्वेरियम से याद कर लो इक्थियोलॉजी, तो मछलियों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? इक्थियोलॉजी। बताओ यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। अब इक्थियोलॉजी के बाद में याद करना है एंटोमोलॉजी। क्या होता है हमारा? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं कीटों का अध्ययन। इंपॉर्टेंट है, कीटों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, अब एंटोमोलॉजी के बाद हम करते हैं डेंड्रोलॉजी। क्या बात करते हैं? किसका? डेंड्रोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी हमारा क्या है? डेंड्रो का मतलब याद करो डंडी, और डंडी का मतलब क्या होता है? तो वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन। वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष और झाड़ियों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? डेंड्रो। डेंड्रो मतलब डंडी, डंडी किसमें होती है? वृक्ष और झाड़ियों में। क्लियर हो गया। इसके बाद में हमारा आता है सोरोलॉजी। क्या आता है बच्चों? सोरोलॉजी, सोरोलॉजी। तो सोरोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? छिपकलियों का। किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? छिपकलियों का। तो छिपकलियों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? छिपकलियों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? सोरोलॉजी। इसके बाद हम करते हैं सिल्वी कल्चर, या देखो सिल्वी कल्चर क्या होता है हमारा? सिल्वी कल्चर लिख देते हैं लोग, सिल्वी कल्चर। तो सिल्वी कल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? फटाफट बताइए। काष्ठी, काष्ठी मतलब होता है लकड़ी वाले पौधे, तो काष्ठी पौधों का, काष्ठीय पौधों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? काष्ठी पौधों का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? उद्यान में जो सारी चीजें होती है। ठीक है, और लास्ट हमारा आता है अच्छा फ्लोरिकल्चर। एक आखिरी है फ्लोरिकल्चर। तो फूलों का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर। फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर। इसको आप नोट्स में लिख लीजिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और बहुत ज्यादा मैं कंटेंट आपको दे देता हूं। आप ये समझिए कि इतने कम समय में जो इतना ज्यादा पढ़ा दे, समझ लीजिएगा कोई और अगर पढ़ा दे तो आप वहां पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कंटेंट आपको हम देते हैं। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि ल्यूसेंट प्लस एनसीईआरटी आपके साथ में आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन बायो का जाने नहीं देंगे। जय हिंद, जय भारत।